सुप्रभात प्रिय प्रशिक्षुओं, मैं अमरेंद्र कुमार मिश्र, प्रवक्ता हिंदी, डाइट प्रतापगढ़, आप लोगों का अपने इस वर्चुअल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों की प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगिता विषय पर अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी के बारे में कि कहानी क्या है, क्या इसकी विशेषता होती है, प्राथमिक शिक्षाओं की पेडागाजी में इसके संदर्भ में क्या बात की जा सकती है। मित्रों, कहानी को जो है अनेक विद्वानों ने अनेक तरह से परिभाषित किया है, परंतु उस परिभाषा में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अच्छा योगदान दिया है। वो है मुंशी प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन लोगों के कथनों से मैं आप लोगों को परिचित करवाना चाहता हूं। कथन यथावत प्रस्तुत किए जाएं, इसलिए मैं उनको उसी रूप में पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए कहा कि कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। वहीं मुंशी प्रेमचंद जी ने ही दूसरी जगह भी कहानी को स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा कि कहानी का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, अपितु उसके चरित्र का एक अंग दिखलाना है। इसके बाद हिंदी आलोचना जगत के सर्वोच्च आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी को परिभाषित किया और उतने ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कहानी का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य, उन्होंने कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होने वाली गद्य विधा कहानी है। अब अगर हम कहानी के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि मुख्यतः तीन चीजें कहानी की विशेषता के रूप में सामने आती हैं। नंबर एक, कहानी का प्रभाव संपूर्णतया एक साथ पड़ता है। जो उन्होंने कहा कि सारी प्रतिभा एक साथ दिखा देता है, मतलब उसका पूरा का पूरा प्रभाव एक साथ पड़ता है। दूसरी बात, कहानी का प्रभाव किसी भी अन्य गद्य विधा की तुलना में अधिक पड़ता है। कोई भी और गद्य विधा जितना आपको प्रभावित करती है उससे ज्यादा आपको कहानी प्रभावित करती है। और तीसरा, कहानी का अंत किसी गंभीर संवेदना, भाव या विचार में पर्यावसन के रूप में होता है, अर्थात कहानी फाइनली किसी भाव, संवेदना या विचार को व्यंजित करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि कहानी की क्या जरूरत है या कहानी पेडागाजी से कैसे जुड़ती है। इस चीज को हम थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहेंगे एक दूसरे उदाहरण से। हिंदी साहित्य में जितनी भी विधाएं पाई जाती हैं, उन सारी विधाओं की विशेषता है कि वो सारी विधाएं किसी न किसी एक क्षेत्र में अद्वितीय होती हैं, अर्थात उनकी कोई न कोई ऐसी विशिष्टता अवश्य होती है जो उन्हें बाकी विधाओं से अलग करती है। जैसे एक उदाहरण लेंगे हम कविता का। कविता की विशेषता क्या है? कविता की विशिष्ट विशेषता है हृदय से हृदय को जोड़ना। यह कार्य जितनी तेजी के साथ कविता करती है, उतनी तेजी के साथ दूसरी कोई भी विधा नहीं कर सकती है। अगर आपको इस बात पर यकीन ना हो तो कभी भी आप प्राथमिक विद्यालय में जाएं और वहां के कक्षा 1 या कक्षा 2 के आसपास से गुजरें और सिर्फ एक पंक्ति बोलें, अनार के दाने लाल लाल, आपको दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आती हुई दिखेगी, आम खाते मिट्ठू लाल। और आप एक बार कहेंगे, बाकी बच्चे 2, 3, 4 बार कहेंगे। और अगर आप गंभीर रूप से वहां पर केंद्रित होकर देखेंगे, कोई आपके पास ऐसा तरीका हो कि आप क्लासरूम के अंदर देख सकते हो ये कहते हुए, तो देखेंगे कि यह पंक्ति आम खाते मिट्ठू लाल वह बच्चा भी बोलेगा जो बच्चा क्लास में कभी कुछ नहीं बोलता है। कारण क्या है? कारण यह है कि कविता की प्रकृति ही ऐसी है कि वह जब भी किसी के साथ उसका प्रयोग किया जाएगा, वह उसके हृदय को और आपके हृदय को अनिवार्य रूप से जोड़ देगी।
तो कविता के संदर्भ में ये बात हुई, ठीक इसी तरह से कहानी के संदर्भ में है। कहानी की ऐसी क्या विशिष्ट विशेषता है जो उसे बाकी विधाओं से अद्वितीय बनाती है? वह विशेषता है उसकी संक्रामकता। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जितनी तेजी के साथ कहानी और अपने विचारों भावनाओं को सामने वाले के भीतर संक्रमित करती है और बिना किसी विघ्न और बाधा के संक्रमित करती है, वह अद्वितीय है। एक 5 मिनट की छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप उसको सुने और उसके बाद हम उस पर आपसे बात करेंगे। आपके सिलेबस में है, कक्षा 8 में सियाराम शरण गुप्त की जी द्वारा लिखित है और कहानी का शीर्षक है काकी। इस कहानी में एक अबोध बच्चे की अपने मां के प्रति प्रेम का मार्मिक चित्रण किया गया है। सुनिएगा, बस 5 मिनट की। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी मां नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी मां को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह मां के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, इसे इस तरह से उठाकर कहां ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाली रही। यद्यप बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी के मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वह उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह से रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और एक डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची है, परंतु ये कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात उसने लाख रुपए की सुझाई थी, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा दूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूं। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने उत्तर
दिया इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज को देखा और उस पर लिखा हुआ था काकी। मित्रों, आप लोगों ने इस कहानी को सुना। इस कहानी की संवेदनाएं, भावनाएं आपने महसूस की, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने कभी अपने इस तरह के अपने जीवन में होती हुई घटना को देखा है? देखने की तो बात छोड़िए, कभी आपने इस तरह की घटना सुनी भी है? नहीं। कारण ये है कि यह घटना जीवन में नहीं घटती है। लेकिन कहानी पढ़ते समय आपको 1% भी इस बात का यकीन नहीं हो सकता, 1% भी इस बात पर संदेह नहीं हो सकता कि ये बातें सत्य नहीं हैं। यही है कहानी की संक्रामकता। यद्यपि उसका बैकग्राउंड, उसके कथा वस्तु सब कुछ जो है वास्तविक जीवन में ना घटित होती हूँ, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रभावोत्पादकता में अद्वितीय है। अब प्रश्न उठता है कि इस विधा का प्रयोग क्यों किया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में? इस विधा के लिए आप देखें, जब भी प्राथमिक शिक्षा पर बात होती है तो हमेशा कहा जाता है कि आप कहानी और कविता के माध्यम से अपनी भावना अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसके लिए हमें हमेशा एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों प्रेरित करते रहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि कविता के माध्यम से आप बच्चे के साथ जुड़ते हैं और कहानी के माध्यम से आप अपने भाव, विचार, संवेदनाएं उसके साथ संप्रेषित कर सकते हैं। और ये दोनों मिलकर के आपके पूर्ण उद्देश्य की सिद्धि करती हैं। बच्चे के साथ जुड़कर अपने भाव, विचार, संवेदनाएं प्रेषित करना एवं उसके भाव, विचार एवं संवेदनाओं को ग्रहण करना, यही भाषा का प्राथमिक कक्षाओं में यही भाषा की दक्षता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना समझ के साथ। अब मित्रों, हम आते हैं लोक कथा पर। लोक कथा से क्या तात्पर्य है? सामान्य रूप से लोक कथा और कहानी लगभग समानार्थी शब्द ही माने जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। लोक कथा को परिभाषित करने के लिए कई विद्वानों ने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे शोध कार्य भी हुए हैं। इस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम इस पे पर्सनली सिर्फ व्यक्तिगत लोक कथा पर ही एक टॉपिक ले रहे होंगे। लेकिन उसके संदर्भ में सर्वमान्य विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक परिभाषा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि यद्यपि इस शब्द के प्रयोग के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लोक कथा शब्द के बारे में, यद्यपि इस शब्द के प्रयोग के बारे में विद्वानों में मतभेद है, तथापि लोक कथा शब्द मोटे तौर पर लोक प्रचलित उन कथानकों के लिए व्यवहृत होता रहा है जो मौखिक या लिखित परंपरा से क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते रहे हैं। इस परिभाषा से भी आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं स्पष्ट होगा कि कहानी और लोक कथा में क्या अंतर है। मुख्य रूप से कहानी और लोक कथा में अंतर यह है कि लोक कथा में कथानक रूढ़ियों का पालन होता है, जो कि चाहे वैज्ञानिक हो चाहे ना वैज्ञानिक हो, लेकिन ग्राह्य होती हैं। दूसरी चीज, लोक कथाओं के अनेक संस्करण होते हैं। चूंकि ये मौखिक होती हैं और क्षेत्रीयता के आधार पर इनके अनेक संस्करण बनते जाते हैं। किसी वही लोक कथा में कहीं आपको कुछ सुनाई पड़ेगा, कहीं कभी कुछ दूसरा सुनाई पड़ेगा। और तीसरा मुख्य अंतर लोक कथा और कहानी में है कि लोक कथा मौखिक होती है और कहानी ज्यादातर लिखित होती है। ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं, ना कि 100% की। अब लोक कथा और कहानी में अंतर समझ लेने के बाद हम देखेंगे कि लोक कथा की अद्वितीय विशेषता क्या है, जिसके कारण वह हमारी प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। और यह अद्वितीय विशेषता है उसकी जन स्वीकार्यता। हाँ, एक लोक कथा के बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था। एक विधवा थी और उसका एक बेटा था। उस घर में यही दो लोग थे। पति की मृत्यु हो जाने के बाद जो गांव में उसके थोड़े बहुत पेड़ ओड़ थे महुआ हुआ के, उनके पास जाती थी, उन्हीं के सहारे उसकी दिनचर्या चलती थी। एक महुए का सीजन आया, महुआ टपकना शुरू हुआ और माँ रोज जाती और उन महुओं को कलेक्ट करके ले आती, इकट्ठा करके ले आती, बच्चे को देती सुखाने के लिए। बच्चा जो है उसको
दिन भर सुखवाता, शाम को माँ आती तो उसे लगता कि जितना वो दे के गई थी महुआ उसमें से कुछ कमी हो गई है। अब उस कमी को जो है उसे लगता कि बच्चे ने जो है वो कहीं खेलने उलने चला गया था या कुछ और लापरवाही की जिसके कारण कम हो गया। एक दिन उसने बच्चे को समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन समझाया। एक दिन माँ को बहुत क्रोध आया, आवश्यकता से ज़्यादा क्रोध आया और उसके पास एक डंडा पड़ा हुआ था, उसने उसे फेंक कर मारा, बच्चे के सिर पर लगा और बच्चे की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद माँ के पास और कोई विकल्प नहीं था। माँ ने जो है अब उसे खुद ही महुआ बीन कर लाती, सुखाती। जब उसने खुद 1-2 दिन देखा सुखाने के बाद, उसके समय में भी जब वो पूरे दिन बैठी रहती थी तब भी महुआ कम हो जाता था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमारे बच्चे ने कभी कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन हमने जो है उस पर विश्वास नहीं किया। और इस कष्ट से व्याकुल होकर एक छोटा तालाब होता है जिसे अवधि में गड़ही कहते हैं, वो उस गड़ही में वो कूद गई और उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद उस एक पक्षी विशेष के रूप में वो पैदा हुई जिसे महोक कहा जाता है। कोयल जैसी होती है, बस उसके पंख लाल लाल होते हैं और वो आज भी रातों में जो है पूत पूत इस तरह की आवाज़ करते हुए रोती है कि बेटा मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। अब ये अवधि की एक ऐसी लोक कथा है जिस पर अवध क्षेत्र में निवास करने वाले हर व्यक्ति को विश्वास है। आप किसी भी सैद्धांतिक विवेचन के आधार पर यह सिद्ध नहीं कर सकते कि कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है, लेकिन यहाँ पर बिना किसी सैद्धांतिक विवेचन के हर लोक कथा को जानने वाला व्यक्ति इस पर विश्वास करता है और यही इसकी सर्वस्वीकार्यता है। जो भी इससे परिचित है वो इसे स्वीकार करता है। बच्चा जब आपके क्लासरूम में आता है तो आने के बाद वह इन लोक कथाओं से परिचित होता है। उसमें लिखने और पढ़ने की क्षमता का तो विकास नहीं हुआ होता है, लेकिन वो इन चीज को सुनकर समझा रहता है। और आधुनिक अनेक अनुसंधानों ने इस बात को सिद्ध किया है कि समझने की प्रक्रिया एक ही जैसी होती है, चाहे वो हम पढ़कर समझ रहे हो चाहे हम वो सुनकर समझ रहे हो। और आप लोग जानते ही हैं कि भाषा की 4 दक्षताएं जो हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सीधे सीधे तो है ये हैं, उसके साथ ही साथ ये जुड़ती हैं समझ के साथ। मतलब कि समझ कर पढ़ना, समझ कर बोलना, समझ कर लिखना, समझ कर सुनना, सब में समझना अपने आप इंक्लूड है। तो आप उसकी समझ को विकसित करने के लिए इन लोक कथाओं का उपयोग कर सकते हैं और यही इसकी प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगिता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आती है रोचक प्रसंग। रोचक प्रसंग का तात्पर्य क्या है? वो ऐसे प्रसंग जिनको सुनने में हमारी रुचि हो, जिनको सुनना रुचिपूर्ण हो। रोचक प्रसंग की अद्वितीय विशेषता क्या होती है? रोचक प्रसंग की अद्वितीय विशेषता होती है उसकी सत्यता, क्योंकि वह सत्य घटनाओं पर आधारित होता है और सत्य घटनाओं के सहारे ही अपनी संप्रेषणीयता रखता है। उसकी सत्यता पर किसी को कभी कोई संदेह नहीं होता है। अब रोचक प्रसंगों में एक छोटे से रोचक प्रसंग पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मेरे अपने जीवन से संबंधित है। ये बात उस समय की है जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, स्नातक कर रहा था। कुंभ का मेला था, ट्रेनें खचाखच भरी हुई जाती थी, पैसा इतना नहीं रहता था कि बस या और किसी चीज़ के साथ यात्रा कर सके। ट्रेन से हमें और हमारे बड़े भाई साहब को जाना था, दोनों लोग वहाँ पर तैयारी करते थे। हम लोग सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार थे। ट्रेन रुकी, पैसेंजर पे हम लोग चढ़े भी। चढ़ने के बाद अंदर तो घुस गए, लेकिन अंदर इतनी भीड़ थी दोबारा बाहर उससे नहीं निकल सके। हमारी बोरी प्लेटफार्म पे ही छूटी रह गई। और ये स्थिति सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, मेरे जैसे कई सारे बच्चों के लिए थी। ट्रेन आगे जाती गई, आगे जाती गई। अब हम लोग परेशान कि बोरी छूट गई है। जब करीब फाफा रेलवे स्टेशन के आसपास पहुँचे तो एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र ने कहा कि अब की तो गांव जो है वो जल्दी लौटना पड़ेगा घर, कारण यह है कि खाने पीने की बोरी तो स्टेशन पे ही छूट गई है।
तो उस ट्रेन में जो सबसे आखिरी पायदान पर लटका हुआ, बाहर डिब्बे से बाहर लटका हुआ प्रतियोगी छात्र था, वो वहां से बोला कि 26 बोरी मैंने अंदर फेंक दी है, फाफा मऊ में उतार लेना जिसकी जो हो। मतलब उस छात्र को ये नहीं मालूम था कि कौन बोरी किसकी है, किससे संबंधित है, किसकी है कि नहीं है। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि ये छात्र भी हमारी ही तरह वहां पर पढ़ने वाला छात्र है और उसकी बोरी बाहर छूट गई। मात्र इसी बात पर जो है उसने वो सारी बोरियां अंदर कर दी। हमारी एक आदत हुआ करती थी कि जिस सीट पर मैं बैठता था उस सीट पर और किसी को नहीं बैठने देता था, समझता था कि ये मेरे लिए रिजर्व है। लेकिन इस घटना के बाद जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि फिर मैं हमेशा अपनी सीट शेयर करने के लिए तैयार रहता हूं और किसी भी व्यक्ति के, चाहे भले ही वो अपरिचित क्यों ना हो, हमेशा उसका साथ देने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए भी तत्पर रहता हूं। तो अब ये हुआ आपके संदर्भ में रोचक प्रसंग। रोचक प्रसंग का तात्पर्य हिंदी की पेडागॉजी से कैसे जुड़ेगा? हिंदी की पेडागॉजी से इस तरह से जुड़ता है कि बच्चे के भीतर उचित अनुचित का विवेक पैदा करने के लिए, नैतिकता का विकास करने के लिए, सत्यनिष्ठता का विकास करने के लिए आप लोग प्रेरक प्रसंगों का, रोचक प्रसंगों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी तक की वार्ता में ये देखा कि कहानी क्या है, उसकी अद्वितीय विशेषता क्या है, उस अद्वितीय विशेषता के सहारे हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, लोक कथा क्या है, उसकी अद्वितीय विशेषता क्या है, हिंदी पेडागॉजी में उसका क्या योगदान है, रोचक प्रसंग क्या है, उसकी अद्वितीय विशेषता क्या है, हिंदी पेडागॉजी से वो कैसे जुड़ता है, इनकी प्राथमिक कक्षाओं में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम लोगों ने अब तक जाना। और अंत में मैं अब आप लोगों को इतने ध्यानपूर्वक से मुझे सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।